इफ ए बी सी, इफ ए एंड बी आर द लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ए का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, ओ ए ओ बी, सॉरी ए बी और ये ओ, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 2 1, इसका पोजीशन वेक्टर है, इसका है 2 4 4 2 4 4, और हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो भाई पहले इसका लेंथ निकालो, सर इसका लेंथ आएगा 3 4 4 8 1 9 32 32 और 4 36 6। तो ये एंगल बाइसेक्टर अगर है तो आपको पता है इट डिवाइड्स देम इन द सेम रेशियो 3:6, यानी कि 1:2 हो जाएगा रेशियो। 3:6 का मतलब 1:2। कौन सी थ्योरम से? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, ठीक है। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालना था, इक्वेशन नहीं निकालनी थी, इक्वेशन नहीं निकालनी थी, तो ये ए ये डी, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सो सेक्शन फॉर्मूला 1 इंटू दिस 2 इंटू दिस, तो क्या आएगा 2 + 4/3, फिर 4 + 4/3, 4 + 4/3 प्लस 4 + 2/3। जरा चेक करो, यही आ रहा है भाई, एक बार जरा चेक कर लो। सर ये आ गया 2, 8/3, 2 2, 8/3, 2। जरा देखो, जरा देखो, यही आ रहा है, चेक करो। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, विच चैप्टर? बेटा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, और ये वेक्टर के वक्त भी बताई थी, स्ट्रेट लाइन के वक्त भी बताई थी, ए बी सी। और अगर ये एंगल बाइसेक्टर हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि ए बी अपॉन ए सी ये एंगल बाइसेक्टर है, और यह बराबर होता है बी डी अपॉन डी सी, यानी कि दैट इज बी डी रेशियो डी सी इज इक्वल टू ए बी रेशियो ए सी। ओ क्या था? ओरिजिन था, ठीक है। हाँ, तो यह हमने पढ़ा था, ये क्लास 8 9th में भी पढ़ते हैं ये। सो दिस वाज द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब मुझे इसका लेंथ बताओ, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर कैसे आ जाएगा? लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर वो हो जाएगा ओ डी का लेंथ। ओ डी का लेंथ मतलब √4 + 64/9 + 4, 16 9 6 4 4 हो गया 8 + 64/9 72। यही आ रहा है भाई, ये क्लियर हो गया? सर ये आ गया 72 136 136/3 136/3। कुछ कॉमन निकाल लेना, 6 9 10, 4 से चला जाएगा, 4 का बाहर आ जाएगा 2, 4 3 12, 4 4 16/3, ऐसा आ जाएगा लेंथ, ऐसा आ जाएगा लेंथ। ये स्किप कर दिया, आसान था यार, ये तो लूज बॉल था भाई, लूज बॉल था, लूज बॉल। अब जरा देखो, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 सवाल हमने डिस्कस किए हैं, 25। और उसमें से जो लूज बॉल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7
छः छः ही है, छः के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, यानी 24 हैं। 24 प्रॉब्लम्स में से आपने देखा 24 प्रॉब्लम्स में से 14 प्रॉब्लम्स वर लूज बॉल्स, यानी 56 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाने चाहिए थे बिना एफर्ट के, है ना। 14 से 15 लूज बॉल्स थे, 14 से 15 लूज बॉल्स थे। 24 सवाल हमने डिस्कस किए हैं, 24, और उसमें से 15 के करीब 14 से 15 लूज बॉल्स थे, 14 to 15 वर लूज बॉल्स, यानी 56 से 60 मार्क्स तक तो बहुत आराम से इसमें लेकर आ सकते थे। कितने लोग 60 से ऊपर आ रहे हैं, यानी मैं कह सकता हूं कि 24 सवालों में से लगभग 14 से 15 सवाल तो लूज बॉल थे, यानी ये वो थे जिन जो बिल्कुल ही पिद्दी पिद्दी सवाल थे, बिल्कुल ही पिद्दी। ऐसे 14 से 15 सवाल थे, ऐसे 14 से 15 सवाल थे, ठीक है। तो कम से कम मतलब गिरी से गिरी हालत में 56 मार्क्स अगर आपने क्वेश्चन का चॉइस ठीक रखा होता, हमारी बात मानी होती, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी अगर आपने यूज की होती, यानी जहां पर आप क्वेश्चन सबसे पहले कौन से करते हो, आसान वाले क्वेश्चन सबसे पहले करते हो, फिर उसके बाद मीडियम पेस्ट, फिर उसके बाद बाउंसर्स पर आते हो, तो उस तरह से अगर आप चलते तो डेफिनेटली 15 प्रॉब्लम्स वुड हैव बीन इजीली अटेम्प्टेड बाय यू। 15 सवाल तो आप आराम से कर सकते थे, यानी 60 के करीब, 60 के करीब तो हर बच्चा स्कोर कर सकता था। तो अगर आपके 60 से कम आए हैं तो शायद आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है, तो उसे ठीक करें। यही आप अगले के लिए सोच सकते हैं, अगले शिफ्ट के लिए सोच सकते हैं, जिनका एग्जाम आज हो गया और जिनका एग्जाम अब कल है या परसों है, उन बच्चों के लिए एक छोटा सा संदेश, जितने भी प्रॉब्लम्स ये हैं ये करके देखिएगा और देखिएगा क्या लूज बॉल्स आप सही में कर पा रहे हैं आराम से फटाफट या नहीं। मैंने 90 कर दिए बट 75 मार्क करना था। अरे अरे, ठीक है, अब पूछो जो पूछना हो, 5 मिनट का समय देते हैं आपको। कुछ भी आपके मन में सवाल हो, कुछ भी आपके मन में पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी के लिए कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। सेवेंटी प्लस कट ऑफ, लूज बॉल्स को कैसे पहचानें? लूज बॉल्स को पहचानने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि आप जब पेपर अटेम्प्ट करें तो शुरुआत के 10 या 15 मिनट आपको पेपर को एक बार स्टडी करना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन कौन से आसान सवाल आपके सामने रखे हैं जो देखते ही हो जाएंगे, लगभग ऐसे सवाल, ठीक है। हाँ, तो इसका अगर मैं कहूं, इसका कट ऑफ थोड़ा नीचे जाएगा एज कम्पेयर टू 27th। 27th को जो जाएगा वो डेफिनेटली नीचे जाएगा, मतलब उसका जो कट ऑफ था वो ज़्यादा जाएगा, उसमें लोगों के मार्क्स ज़्यादा आए होंगे क्योंकि वो पेपर रिलेटिवली आसान था फर्स्ट शिफ्ट का। लेकिन ये पेपर देखा जाए तो रिलेटिवली उस पेपर से तो ये थोड़ा टफर साइड पर है, मैथ्स का पेपर अगर हम इसको ग्रेड करें। सो दिस इज अ बिट हायर साइड एज कंपेयर टू 27th शिफ्ट 1 पेपर, ठीक है। तुक्का स्ट्रैटेजी, देखो तुक्का लगाने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, पहली बात तो ये ध्यान रखें। तुक्के लगाने की स्ट्रैटेजी कहां से, मतलब यार कहां से स्ट्रैटेजी आएगी तुक्के लगाने की भी, मतलब आदमी तुक्का लगा रहा है वो भी स्ट्रैटेजी के साथ में, भाई ये आप जरूर कर सकते हो कि यू कैन इलिमिनेट द ऑप्शंस, जो आपको दिख रहा है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो उस हिसाब से आप एक लर्निड गेस ले सकते हो कि हाँ यार यही आंसर होना चाहिए, तो उसे हम कह सकते हैं एक तुक्का लगाना, एक लर्निड तुक्का लगाना। लेकिन अगर तुम अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे वो इनी मीनी माइना मो करके लगाते हो तो भाई वो सही और गलत होने की प्रोबेबिलिटी बराबर है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए इस तरह की स्ट्रेटेजीज को फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है।
मैथ्स वॉज टफ, नो डाउट, मैथ्स वॉज टफ, अ बिट टफ। तो एक लर्निड गैस कह सकते हो, लर्निड गैस कह सकते हो, आप कर सकते हो, ठीक है। कट ऑफ फॉर अपियरिंग इन एडवांस, कट ऑफ फॉर अपियरिंग इन एडवांस, यू कैन थिंक ऑफ के टॉप के 2 से 2.5 लाख बच्चों को मौका मिलेगा। तो आप देख लें 2-2.5 लाख, अगर 13 लाख बच्चे बैठे हैं तो 2-2.5 लाख कितना होता है, वो आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि टॉप कितने परसेंटाइल तक आपको मार्क्स आपको मिल जाएगा, है ना। उस हिसाब से आप परसेंटाइल कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने परसेंटाइल तक आप सोच सकते हैं। मैथ में 12-13 से ज्यादा नहीं हो रहे। ये बच्चा कह रहा है सर मैथ्स में 12-13 से ज्यादा नहीं हो रहा। बेटा 14-15 तो हमने तुम्हें लूज बॉल्स ही दिखा दी, और वो भी पूरा पेपर नहीं है यहाँ पर हमारे पास, 24 ही सवाल है, वहां तो 30 सवाल आए थे। तो 24 में से हमने तुम्हें 14 से 15 लूज बॉल्स दिखा दी। तो डेफिनेटली ये लूज बॉल्स कम से कम 15 से 16 तो हो सकती थी। तो 12-13 कहाँ कह रहे हो भैया, 16-15 कहो, कम से कम हो सकते हैं। तो इसलिए इसको आपको बढ़ाने के लिए थोड़ा पेपर को एनालाइज जरूर करना पड़ेगा। कई लोग कहेंगे सर शुरुआत में, कई लोगों के मन में ये होता है सर शुरुआत में जब हम पेपर को एनालाइज करते हैं तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट नहीं होता, वो टाइम यूटिलाइज होता है, क्योंकि आप स्ट्रेटेजाइज करते हैं कौन कौन सी लूज बॉल्स कहां कहां पड़ी हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और सबसे पहले आप उन्हीं लूज बॉल्स को करते हैं। तो उससे आपके स्कोर में डेफिनेटली इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। और कौन सा हमें 30 के 30 करने थे, हमें तो 25 करने थे हर सब्जेक्ट में, ठीक है। और वह 30 के 25 के 25 भी कई बार नहीं हो पाते, तो वहां भी टाइम बचता है आपके पास। तो इसलिए पेपर को थोड़ा अच्छे से देखिए, स्ट्रैटेजाइज करिए अपनी अटेम्प्ट को कि किस तरह से पेपर करना है, कहाँ लूज बॉल्स पड़ी है, कहाँ केमिस्ट्री में, कहाँ मैथ्स में, कहाँ फिजिक्स में। सबसे पहले सबसे आसान आसान सवाल करो तीनों सब्जेक्ट में, जहां जहां मिल रहे हैं। ये मत देखो ये फिजिक्स में मिल रहा है, ये केमिस्ट्री में मिल रहा है, ये मैथ्स में मिल रहा है, जहां मिल रहा है वहां करो। मान लो आपको 10-15 सवाल यहाँ ही आसान मिल गए, 15 सवाल आपको या 20 सवाल आपको केमिस्ट्री में आसान मिल गए, या 15 सवाल केमिस्ट्री में आसान मिल गए, या 15 सवाल फिजिक्स में आसान मिल गए, तो 15-15 30 45 तो बिल्कुल ही आसान सवाल हैं। यानी 45 इंटू 4 अगर देखा जाए तो 180 के करीब मार्क्स तो आप ऐसे ही गेन कर सकते हैं। उसके ऊपर की फाइट अप करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो बस ये marks required to appear in JEE Advanced, it will depend on the highest score। हाईएस्ट स्कोर क्या आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितना परसेंटाइल के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये सब एनालिसिस बाद में आपके सामने रख दी जाएगी, चिंता मत करें। अभी के लिए बस इतना ही।